मर्चेंट ऑफ वीनस। आज उस मर्द के मुतल्लिक बात होगी जो गुस्सा और हसद की वजह से दूसरे इंसान का 3 पाउंड गोश्त काटना चाहता है। आज की कहानी में उस औरत की बात होगी जिससे शादी करने के लिए किसी भी मर्द को 3 शर्तों को पूरा करना होता था। एक ऐसी औरत की कहानी है जो भेस बदलकर अपने दोस्त को कत्ल होने से बचाती है। उस बाप की कहानी है जिसके खौफ ने एक बेटी को घर से भागने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसे दोस्त की कहानी है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना सब कुछ उसके लिए वार देता है, कुर्बान कर देता है। एक ऐसे आशिक की कहानी है जो प्यार की जंग में कामयाब रहा। इस आशिक के पास कुछ भी नहीं होता, अगर कुछ था तो सच्चा प्यार, सच्ची लगन और सच्चा जज्बा। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले एक शेक्सपियरन कॉमेडी है जिसको पहली दफ़ा 1605 में परफॉर्म किया गया। इस प्ले की जो सेटिंग है वो वीनिस में रखी गई है, जहाँ पर ऑथर हमें 2 मर्चेंट्स के दरमियान जो एक मुआहदा होता है, एक प्रॉमिस होता है, वो दिखाता है और इसके इर्द गिर्द लोग क्या करते हैं उसके मुतल्लिक बताता है। तो इस कहानी का बाकायदा आगाज़ इटली के शहर वीनिस से होता है, जहाँ पर बेसेनियो नाम का एक नोबल मैन जिसका पैसे के मामले में हाथ तंग था, तो ज़रूरत पड़ने पर आज ये अपने पैसे वाले दोस्त एंटोनियो से कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि बेसेनियो पोर्शिया को पटा सके, उससे मोहब्बत जीत सके, उसको हासिल कर सके। लेकिन एंटोनियो के पास अभी पैसे नहीं होते क्योंकि इसने अपना सारा पैसा समंदर पर चलने वाले शिप्स में लगा रखा है। तो फिर ये एंटोनियो क्या करता है, एंटोनियो के पास दोस्त आया है तो दोस्त को खाली तो इसने भेजना नहीं था, तो ये कहता है तुम मेरे नाम से ना कहीं भी किसी भी जगह से पैसे ले लो, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। अगले एक्ट में कहानी वीनिस से निकलकर बेलमंट नाम के शहर में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक खूबसूरत नौजवान पैसे वाली लड़की पोर्शिया रहती है जो अभी उदास नज़र आ रही है। क्यों उदास नज़र आ रही है? क्योंकि इसके फादर ने एक विल सेट की थी। ये पोर्शिया अपने मेड सर्वेंट नेरेसा से इन शर्तों के मुतालिक बात करती है और खफा होती है कि मेरे फादर ने किस टाइप की ये विल सेट की है। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी शर्त है, कौन सी विल है? तो शर्त ये है कि कोई भी आदमी अगर पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो उसे एक पहेली बूझनी होगी। अब जो भी आदमी शादी करना चाहेगा तो उसके सामने 3 संदूक रखे जाएंगे, एक सिल्वर का, गोल्ड का और एक लेड का। ऐसी पहेली देखकर पोर्शिया ने तो शादी की उम्मीद ही छोड़ दी क्योंकि ये किस टाइप की पहेली है पोर्शिया को भी नहीं पता था। खैर, अगला सीन हमारा वीनस से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक यहूदी मनी लेंडर शैलोक नाम का बेसेनियो को 3000 रुपये दे देता है। अब जब ये बात एंटोनियो को पता चलती है तो फ़ौरन आ जाता है शैलोक के पास और शैलोक की बेइज्जती करता है कि तुम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। बहरहाल शैलोक बेइज्जती पर इंसल्ट महसूस करता है और फिर फ़ौरन कहता है अच्छा ऐसा है, मैं तुम दोनों को 3 महीनों के लिए चार्ज फ्री यानी इंटरेस्ट फ्री पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि जब 3 महीनों के बाद अगर मेरे पैसे ना मिले तो मैं एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काट लूँगा। ये शर्त सुनने में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन एंटोनियो कबूल कर लेता है क्योंकि एंटोनियो को कॉन्फिडेंस था कि 3 महीनों से पहले मेरी शिप्स आ जाएंगी तो मैं इसका कर्ज उतार दूंगा और इसके पैसे इसके मुंह पे मार दूंगा। ये सब होने के बाद अब हमारी कहानी बेलमंट में जाती है, जहाँ पे पोर्शिया को देखने के लिए प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं और पहेली को सोल्व करने के लिए कोशिश करता है प्रिंस ऑफ मोरक्को और गलती से गोल्ड का कास्केट चुन लेता है और ये कास्केट गलत होता है। फिर अगले ही सीन में कहानी वीनस जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेसेनियो का दोस्त लोरेंजो शैलोक की बेटी जेसिका से प्यार करता है। जेसिका पैसे लेकर लोरेंजो के साथ भाग जाती है क्योंकि शैलोक पसंद नहीं करता लोरेंजो को और ये दोनों बेसेनियो के साथ बेलमंट में आ जाते हैं। तो वहीं प्रिंस ऑफ एरागोन भी पोर्शिया को देखने के लिए और शर्त को पूरी करने के लिए आते हैं, जो कि एक कास्केट चुनते हैं जो सिल्वर का होता है और ये भी गलत चॉइस होती है। बेलमंट में जब बेसेनियो आता है तो ये बहुत सारे गिफ्ट्स पोर्शिया के लिए लेकर आता है। खैर, हमारी कहानी आगे बढ़ती है और ठीक 1 हफ्ते बाद एक न्यूज़ मिलती है कि एंटोनियो के समंदरी शिप्स समंदर में कहीं गुम हो चुके हैं।
दूसरी तरफ शार्लोक को भी पता चल गया था। क्या पता चल गया था? कि इसकी बेटी जेसिका बहुत सारा पैसा लेकर भाग चुकी है। तो अब ये सारा गुस्सा जितना भी था वो एंटोनियो का 1 पाउंड गोश्त निकालेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। अब इन दोनों दोस्तों को दी गई मोहलत भी ख़त्म हो चुकी थी, तो शार्लोक तैयार था। दूसरी तरफ बेलमोंट में पोर्शिया और बेसिनियो एक दूसरे से प्यार करने लग गए हैं। बहुत सारा टाइम मिलकर गुजारते थे। इन दोनों की शादी में एक ही रुकावट थी। वो रुकावट क्या थी कि वो पहेली जो इसके फादर ने सेट की थी, वो विल जो इसके फादर ने सेट की थी, वो विल क्या थी कि एक कास्केट को चुनना था, और जो बंदा उस कास्केट को सही चुन लेगा तो पोर्शिया उसके साथ शादी करेगी। अब जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे प्रिंस आए और उन्होंने चुना उस कास्केट को और नाकाम हो गए। तो ये बेसिनियो किस चिड़िया का नाम है? ये तो एक आम सा इंसान था ना। खैर, एक दिन पहेली को बेसिनियो सुलझा देता है। लेड के कास्केट को चुनकर पोर्शिया बाद में बेसिनियो से मंगनी कर लेती है और एक खूबसूरत रिंग पोर्शिया अपने प्यार को देती है, यानी बेसिनियो को देती है, और कहती है कि इस रिंग का ख्याल करना, कभी खोना नहीं इस रिंग को। इन दोनों के अलावा प्यार के पंघोड़े में पोर्शिया की मेड सर्वेंट नेरेसा और बेसिनियो का दोस्त ग्रेशेनियो खेल रहे थे। अब माहौल सारा खुशी से भरा हुआ था यहाँ बेलमोंट में। तो तभी एंटोनियो का ख़त बेसिनियो को मिलता है, जिसमें लिखा होता है, ए दोस्त, मेरे शिप समंदर में गुम हो चुके हैं और दूसरी तरफ शार्लोक मेरे जिस्म के 1 पाउंड गोश्त के पीछे पड़ा हुआ है। ये सनकी पागल हो गया है, मुझे यहाँ पर आकर बचा लो। पोर्शिया को डाउट होता है। तो यही डाउट क्लियर करने के लिए पोर्शिया बेसिनियो से पूछती है कि क्या सिलसिला है, क्या माजरा, ये क्या कहानी है, ये क्या पकड़ा है। तो बेसिनियो बताता है सब कुछ कि ये चीज़ें हैं। तो पोर्शिया ये सुनने के बाद बहुत सारा पैसा बेसिनियो को देती है। बेसिनियो वो सारा पैसा लेकर वेनिस आ जाता है। तो पोर्शिया ये कहने के बाद, पैसा देने के बाद, उसके माइंड में एक अब अलग कहानी चल रही होती है। वो कहानी क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम चलते हैं अगले सीन की तरफ। तो अगला सीन जो है वो हमारा वीनिस शहर के कोर्ट का है, जहाँ पर शार्लोक एंटोनियो को पकड़कर सिटी के ड्यूक के सामने लाकर एंटोनियो का 1 पाउंड गोश्त काटने की बात कर रहा है। खैर, यहाँ पर बेसिनियो आ जाते हैं और कहते हैं कि शार्लोक, ये तुम 3 गुना ज़्यादा पैसे ले लो और एंटोनियो को छोड़ दो। लेकिन शार्लोक कहाँ छोड़ने वाला था? वो कहता है कि जब तक मैं 1 पाउंड गोश्त नहीं काटूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला। इन्हीं बातों में कहीं से पोर्शिया और नेरेसा आ जाती हैं, जो भेष बदलकर कोर्ट में दाखिल होती हैं। लॉयर के भेष में पोर्शिया होती है, जो बल्थाजार नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कोर्ट में। दूसरी तरफ नेरेसा लॉयर की क्लर्क के रूप में दाखिल होती हैं और ख़ुद का नाम स्टेफेनो बताती है। पोर्शिया आती ही एंटोनियो को डिफेंड करती है और आती ही कहती है कि इस शार्लोक को कोई भी हक नहीं है कि ये एंटोनियो का 1 पाउंड खून भी बहा दे, और अगर 1 बूंद खून की बह गई तो शार्लोक की सारी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद पोर्शिया मज़ीद कहती है कि एंटोनियो को ये जायदाद आधी दी जाएगी अगर इसने खून बहा। इसके बाद आधी जायदाद फिर इसको स्टेट को देनी होगी अगर इसने खून बहा। शार्लोक जब ये सारी बातें सुनता है तो हैरान रह जाता है। तभी एंटोनियो और ड्यूक शार्लोक पर रहम खाते हैं कि अभी इसकी दौलत नहीं ली जाएगी, लेकिन जब शार्लोक मरेगा ना तो इसकी आधी दौलत इसकी बेटी जेसिका को दे दी जाएगी और आधी दौलत एंटोनियो को मिलेगी। और ये भी शर्त थी कि शार्लोक यहूदी से एक सच्चा क्रिश्चियन बनेगा। फिर क्या था, शार्लोक को ये सब बातें माननी पड़ी। दूसरी तरफ पोर्शिया एक लॉयर बनकर आई और सब कुछ प्रूव करने के बाद जाने लगी तो बेसिनियो इस लॉयर को पैसे देता है, लेकिन लॉयर पैसे लेने से इनकार कर देता है। लेकिन बेसिनियो के हाथ में रिंग देखकर वो लॉयर रिंग मांगता है, जो बेसिनियो देने से साफ मना करता है। लेकिन एंटोनियो कहता है, ऐ दोस्त, मेरी जान इसने बचाई है, रिंग दे दो। रिंग कीमती नहीं है, मेरी जान तुम्हारे लिए कीमती है। तो बेसिनियो मजबूर होकर एंटोनियो की ज़िद पर वो रिंग दे देता है। अब अगला सीन बेलमोंट की सुबह का है, जब पोर्शिया, बेसिनियो, एंटोनियो एंड नेरेसा ये सब एक जगह पर मिलते हैं। अब पोर्शिया तंग करने के लिए बेसिनियो से झूठ मूठ की लड़ाई लड़ती है कि मेरी रिंग कहाँ है, क्यों गुम की, किसको दी और क्यों दी।
बेसिनियो परेशान हो जाता है। तो तभी पोर्शिया सब कुछ सच बता देती है कि वो जो वकील थी ना, जो एंटोनियो का केस लड़ा था, जिसने शाइलॉक को लाजवाब कर दिया था, वो वकील मैं ही हूँ और ये रही हमारी रिंग। सारे के सारे खुश नज़र आ रहे होते हैं। तो तभी एक न्यूज़ आती है कि एंटोनियो की गुमशुदा शिप्स मिल चुकी हैं और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और इस कहानी के कुछ अहम थीम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो है लव, मर्सी, रिवेंज, ग्रीड, लव एंड फ्रेंडशिप है। और इसके बाद जस्टिस भी इस कहानी का अहम थीम है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई है। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेक्सपियर के जितने भी प्लेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।